अरे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी। आप देते कि हर संभव हम प्रयास करते रहते हैं, हम जो भी पढ़ाएं आपको जानकारी सही सटीक देकर आपको तैयारी बेहतर करते रहें। चलिए, और आपको बता दें, हम आपके लिए अब RRB एग्ज़ाम 2025 में जितने भी होंगे उनमें से हम 3 भर्ती परीक्षा की बात कर रहे हैं। एक का नाम रहेगा NTPC, दूसरा रहेगा ग्रुप डी, और तीसरा आप रहने वाला है RPF कांस्टेबल, जो आपको पता है 2 मार्च से चालू होने वाला है, जो चलेगा 20 मार्च तक। तो आपको 2 मार्च के लिए तैयार होना है। RPF कांस्टेबल के आपको बता दें, हम इसकी तैयारी पर लग गए हैं। हम एक तीर के से 3 शिकार करने वाले हैं, और 3 शिकार आप 3 भर्ती परीक्षा में बात कर सकते हैं। NTPC, ग्रुप डी, RPF कांस्टेबल, समझे। और RPF कांस्टेबल और ग्रुप डी NTPC की बात करें, तीनों को हम 2022 और 2024 और जो 25 में एग्जाम हुए हैं उन्हीं को पैटर्न फॉलो करके पढ़ाएंगे, क्योंकि न्यू अपडेट न्यू एडिशन के हिसाब से पेपर बन रहा है। आप कहेंगे सर 2019 में RPF कांस्टेबल SI का एग्जाम हुआ था, वैसे ही पढ़ाइएगा, तो ध्यान रखें आपका चयन नहीं हो सकता। अगर आप RPF SI का एग्जाम दिए तो आपको पता होगा कि SI में जो एग्जाम पैटर्न था वो 2019 का फॉलो नहीं किया था। रीजनिंग, मैथ, GK GS, ठीक है। चलिए, तो हम जो अभी आप देख पा रहे हो रीजनिंग का जो पैटर्न आया था RPF कांस्टेबल वो अलग था। रीजनिंग का हम वीडियो बना चुके हैं, जाकर रीजनिंग का देखें। और अभी हम GK GS का बना रहे हैं। यहाँ पर जो वीडियो चल रहा है GK GS का आप देख पा रहे होंगे, अभी देखेंगे आगे। तो हर वीडियो में 10 प्रश्न लेंगे, ठीक है। हर वीडियो मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, GK GS का हो, हर 10 प्रश्नों को आपको समझा के बताएंगे। हर पार्ट को देखना है, मैथ्स का, रीजनिंग का, GK GS का। और तीनों विषय तो आने वाले हैं। तीनों भर्ती परीक्षा में NTPC, ग्रुप डी, RPF कांस्टेबल में तीनों ही पूछेगा। देखिए, यहाँ अधिकांश आपको साइंस मिलने वाला है, विज्ञान ध्यान रखें, तो विज्ञान आपको अधिकांश ग्रुप डी में काम आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बने रहिए लास्ट तक। और वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यही जानकारी हर विद्यार्थी पर पहुँचा जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता और पढ़कर पढ़ना। चलिए देखिएगा। और GD की तैयारी कर रहे हैं तो आप GD के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हम GD की तैयारी करवा रहे हैं। चलिए, देख पा रहे हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। जब उस समय एग्जाम हो रहे थे तब मिक्सअप प्रश्न दिया था मैथ्स का, रीजनिंग का और GK GS का। अब जो नए भर्ती परीक्षा सिलसिला चालू हो गया 2025-24 में, उनमें पैटर्न बदल दिया है। RPF SI के एग्जाम में क्या हुआ, विद्यार्थियों अलग अलग दे के रखा था, मैथ्स अलग था, रीजनिंग अलग था, GK GS अलग था। कांस्टेबल में आपको ऐसे मिलने वाला। चलिए, यहाँ पर हमें अलग अलग प्रश्न मिले हैं, इस चक्कर से आपको क्रमांक चेंज होगा, ध्यान रखें। चलिए, जानकारी आप समझ गए, सुन गए। और प्लेलिस्ट का नाम रहेगा रेलवे परीक्षा 2025-26 PYQ, ठीक है। चलिए, वहाँ जाके आपको पूरा विजिट करना है, पूरा जानकारी मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर जानकारी पहले बता, तो जानकारी पहले बताना पड़ता, कुछ विद्यार्थी नए होते हैं ना, उनके लिए है कि नहीं। चलिए, तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे हो विद्यार्थियों, लास्ट तक बने रहिएगा, 10 प्रश्न मिलेंगे आपको। खाली स्थान में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। युग्म मीन्स होता है जोड़ा, तो पूर्ण मतलब होता है पूरा पूरा। देखिएगा, तो गुणसूत्र की बात कर रहा है, लेकिन कौन से वाले? लिंग की बात कर रहा है। जो लिंग निर्धारण करते हैं, मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है, फीमेल। तो लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों को हम क्या बोलते हैं? लिंग या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। तो हमें प्रश्न कहता है, जो PYQ है RRB भर्ती का, समझे। तो सेक्स क्रोमोसोम की बात करें या हिंदी में बोलते हैं लिंग गुणसूत्र की बात करें, तो लिंग धारण करने वाले पूर्ण युग्म मौजूद होता है, उसको बताओ क्या। देखिएगा, यहाँ पर हमें सांपों का ना देखो, स्टारफिश ना देखो, मानव देखिएगा, नर और मादा। तो आप कहेंगे सर मादा के पास XX होता है लिंग गुणसूत्र, और XY होता है पुरुष के पास। तो हमें पूर्ण की बात कर रहा है, तो बताइए युग्म है, युग्म है, लेकिन XX पूर्ण हो रहा है, XY पूर्ण नहीं है, अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो XX पूर्ण है, मतलब मादा का आपका आंसर आएगा, समझे। कहने का मतलब मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। इस प्रकार का प्रश्न आपको पिछले साल पूछ चुका है PYQ में और पिछली भर्तियों में। अगला प्रश्न देखिए, दिखाते हैं। अधिकांश आपको यहाँ साइंस मिलने वाला है और GK GS कवर हो रहा है, ध्यान रखें। तो हर पार्ट 10 प्रश्न होंगे, मैथ्स का, रीजनिंग का, GK GS। रीजनिंग का वीडियो बना चुके हैं, अब GK GS चल रहा है, और आपका RPF एग्जाम में काम आने वाला है कांस्टेबल में, और ग्रुप डी में तो आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बहुत इजी का प्रश्न, इजी प्रश्न पूछा है। रामनवमी एक हिंदू बसंतोत्सव है, बसंतोत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है, और यह सामान्यतः खालिस्तान के महीने पर आता है। आपको पता होगा रामनवमी हम 2 साल में 2 बार मनाते हैं। एक तो आप दशहरा मनाते हो दशहरा में, ठीक है,
वो अलग है रामनवमी, और एक आता है आपके गर्मियों में, जिसे हम गर्मियों में कहते हैं। तो गर्मियों की बात करो विद्यार्थियों, आप जाने होंगे गर्मियों में एक रामनवमी आता है। तो ये बताइए, क्या जुलाई गर्मी में आता है? ना। अगस्त आता है? नहीं। जून और अप्रैल आएगा। तो ऑप्शन आपके ही छट गए ना। ऑप्शन आपका पहला हो ही नहीं सकता, ऑप्शन पहला दूसरा, क्योंकि ये तो बरसात के महीने हैं ना, हम तो गर्मी बोल दिए। तो आप कहें सर अप्रैल या जून, तो आंसर अप्रैल में आपको पता होगा। रामनवमी जो गर्मियों के दिन आता है वो माह अधिकांश अप्रैल में होता है। आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अधिकांश उसका जो त्यौहार है मनाया जाता है रामनवमी, वो आपका अप्रैल माह में आता। समझे? तो जी रहा प्रश्न। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, साइंस का प्रश्न आया है, इनमें से कौन सा क्षार युग्म, यहाँ क्षार युग्म है अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा। तो ये भी क्षार युग्म है, ये भी क्षार, यहाँ सबके सब क्षार युग्म है। ठीक है। और रही बात क्षार युग्म की बात कर रहा है, चलिए समझ आते हैं। अम्ल क्षार युग्म, यहाँ पर जो लेफ्ट तरफ जितने भी है सब अम्ल है, और जितने भी राइट तरफ सबके सब क्षार है। तो हमें कह रहा है अम्ल और क्षार को मिलाओगे तो लवण बनता है ना, नहीं बनता है? आप पढ़े होंगे साइंस में, विज्ञान के विद्यार्थी हो चाहे ना हो, आपको बता दें 25 नंबर का ग्रुप डी में एग्जाम में आएगा साइंस, ध्यान रखें। तो ध्यान रखें, ग्रुप डी का एग्जाम अभी 6 महीने बाद होगा, एनटीपीसी का भी ग्रुप डी के पहले होगा। अभी आरपीएफ कांस्टेबल में वहाँ पर भी साइंस पूछेगा। तो हम बता रहे हैं आपको हर भर्ती परीक्षा में साइंस काम देगा, ग्रुप डी में तो अधिकांश देने ही वाला है, क्योंकि 25 प्रश्न आएंगे। समझे? तो हंसी मजाक की बात नहीं है। चलिए लास्ट तक बने रहेगा। अब ऑप्शन नंबर तीसरा को मान रहा है, देखिए इसको हम आंसर ला के बताते हैं कि अमोनियम क्लोराइड क्या होता है। अमोनियम क्लोराइड फॉर्मूला होता है NH4Cl। ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है कि नहीं? अगर आपको अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं पता तो कैसे आंसर ला पाओगे? ये होता है अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, और एक लवण है ये। चलिए, जब भी अम्ल और क्षार मिलेंगे विद्यार्थी तो लवण ही बनता है। तो लवण का नाम क्या? अमोनियम क्लोराइड। देखिएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अगर प्रूफ होता है NH4Cl बना देता तो ठीक है। देखिएगा हम HCl प्लस NH यही जोड़ देते हैं, थोड़ा जूम कर दिखाते हैं। जब आपस में क्रिया करेंगे तो H प्लस होता है, Cl माइनस रहेगा, NH4 प्लस रहेगा, OH माइनस रहेगा। तो पता है जब क्रिया होती है तो इसमें क्या होता है, प्लस माइनस आपस जुड़ जाएंगे, और है कि नहीं? तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर H है, यहाँ का H जब टूटेगा तो क्या होगा, वो इस OH के साथ जुड़ेगा, जुड़ गया। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ NH है, NH4 है जो प्लस रूप में है, जो Cl के साथ जुड़ेगा तो NH4Cl बनेगा। अब देख रहे हैं यहाँ H के दो अणु हैं, तो आप कहेंगे सर H2O बन जाएगा, जल बनेगा, और NH4Cl बनेगा। तो NH4Cl ही तो क्या है, लवण है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे यहाँ से जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो ऑप्शन नंबर तीसरा अभिक्रिया करेगा। ठीक है, HCl NH4OH। ठीक है, जब आपस में क्रिया करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, हम बता चुके हैं। NH4Cl बनेगा प्लस आपको H2O बनेगा, जल का एक अणु बनेगा, जो बता चुके। समझे? इस प्रकार से बनाना। चलिए अगर आपको बात कर ले NHCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ध्यान रखें, लिख लीजिएगा, इसका रासायनिक नाम है विद्यार्थी, जो तो रासायनिक संकेत है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड है, जो एक प्रकार का अम्ल है, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्या है, क्षार है। तो क्षार और अम्ल मिलेंगे तो हमेशा लवण बनता है। ये भी एक अपने आप प्रश्न बनता है। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न आपको आया है, भूगोल कह सकते हैं आप लोग, नदी वाला है। देखिएगा शानदार प्रश्न है। लोक पावनी और भवानी खालिस्तान नदी की एक सहायक नदियां हैं। तो आपको बोल रहा है किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो आपको डीपली प्रश्न भी पढ़ना पड़ेगा, प्रश्नों को देख चलिएगा, समझ चलिएगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछा पिछले भर्तियों में, रेलवे भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहे हैं। इस बार रेलवे में नहीं पार करना था, बोल चुके हैं, एक तीर से 3 शिकार करना। समझे? एक गोदावरी नदी ऑप्शन है, महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो आपको बता दें विद्यार्थियों, इसका आंसर आएगा, आप देख पा रहे हैं, कावेरी। ठीक है। और कावेरी की बात करें जी कर्नाटक से निकलती, याद रखें विद्यार्थियों, कहाँ से, कर्नाटक से। अगर आपको बात हो जाए कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, कर्नाटक है, और कृष्णा की भी कर्नाटक आता है, पश्चिमी घाट है कि नहीं, क्या आता है, पश्चिमी घाट, महाबलेश्वर। और अगर आपको बात कर दे कि महानदी कहाँ से निकलती है तो आप बोलेंगे सीजी से, और गोदावरी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से। तो याद रखिएगा, अब उद्गम स्थल आपको पूछे, उद्गम राज्य पूछे, जो हो जाएगा MH हो जाएगा, या आपका CG हो जाएगा, या आपका दोनों कर्नाटक हो जाएंगे। याद रखिएगा विद्यार्थी, मैंने जानता अगली भर्ती से पूछ लेगा। तो यहाँ सहायक नदियाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जानकारी आपको समझ में आनी चाहिए।
अगला प्रश्न आप देखिए, कितना डीपली प्रश्न पूछा। ग्रुप डी का पेपर का चल रहा आपका प्रश्न पत्र है ये, और हमें ध्यान रखना है कि साइंस का प्रश्न 25 नंबर का आएगा ग्रुप डी में, समझे। और हमें एक साथ तीनों प्रश्न तैयारी करना है, ध्यान रखें। एक एक तैयारी नहीं करना, क्योंकि दोनों तीनों का सिलेबस एक है। बस इतना होता है कि कम प्रश्न कम ज़्यादा आएंगे बस, समझे। चलिए, और 25 नंबर का अलग से आपको साइंस आएगा ग्रुप डी में, बाकी जगह सब सेम। देखिएगा, ये आपका लेफ्ट हिस्सा कहलाता है, राइट कहलाता है, समझे। और आपको पता है मनुष्य का हृदय 4 खंडों में बटा होता है, 1 2 3 4, लेफ्ट राइट। देखिएगा, समझ चलिए। ऊपर के हिस्से को हम निलय बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निलय, सॉरी सॉरी आलिंद बोलते हैं विद्यार्थी, क्या बोलते हैं? आलिंद, ठीक है। ऊपर के हिस्से क्या बोलते हैं? आलिंद बोलते हैं, आलिंद। याद रखिएगा, जे ऊपर का हिस्सा आलिंद कहलाएगा, लेफ्ट तो बायां आलिंद, दायां आलिंद। जो नीचे का निलय, नीचे का निलय हिस्सा कहलाता है। तो हमारे मनुष्य में हृदय के 4 कक्ष होते हैं, देखिएगा, 1 2 3 4। पहला नंबर बताता है बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय, समझे। ऊपर का हिस्सा होता है आलिंद, नीचे का निलय होता, याद रखें, समझे। अब देखिए, अब हमें एक प्रश्न यहाँ पूछ रहा है, देखिएगा, कपाट कहाँ होते हैं? जब आपका पंप करता है हृदय, तो पंप हृदय करता है, तो शुद्ध रक्त करने के लिए पंप हृदय करता है। तो पंप हृदय करता है, जिससे क्या होता है? रक्त का परिसंचरण होता है सही तरीके से। अगर आप पता होगा, जब हृदय पंप करना बंद कर दे तो खून का संचरण, रक्त संचरण नहीं हो पाएगा, और आपकी बॉडी में या शरीर में रक्त का फैलाव नहीं हो पाएगा, जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है। तो आपको कह रहा है कपाट में दरवाजे, सीधी बात का दरवाजा, दरवाजा कहाँ कहाँ लगे होते, ये बात कर रहा है। आपको सिंबल दे के रखा था, आपको बता दें, 2 3 4 5। तो 2 3 4 5, इतना ऐसा डीपली प्रश्न पूछ लिया है। तो यहाँ 2 से भी आएगा, 2 में भी दरवाजा, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी। ऑप्शन अब कहाँ पर मिल रहा है? तीसरा में। ध्यान रखिए, यहाँ पर दरवाजा लगा होता है। चलिए अगला देखिएगा। अब हम होमवर्क में देते हैं, कमेंट में कीजिएगा, मनुष्य के शरीर में हृदय कौन तरफ होता है, मतलब किस साइड होता है? दायां तरफ, बायां तरफ? वो तो दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिंद, बायां निलय, आलिंद तो वो अलग बात है, वो तो हृदय के 4 हिस्से हैं। लेकिन मनुष्य शरीर में किस तरफ होता है, राइट या लेफ्ट तरफ? आप लोग बोलिएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अपने बॉडी पे हाथ रख के देखिएगा, जहाँ धक 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 आपके चेस्ट में होगा, वहीं पर समझ जाइए क्या है हृदय, समझे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शानदार प्रश्न आया है। उस समय का जो करंट अफेयर का प्रश्न था, देखिएगा क्या कह रहा है। भारत की कोविड-19, आपको पता है कि 2019 में कोविड आया था, कोरोना, जिसे हम कोरोना बोलते हैं, कोरोना, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कोविड कहा जाता है, कोविड-19, ठीक है। अब देखिएगा कि विषय विशेषज्ञ समिति, तो कोविड-19 जब कोरोना काल आया तो उस समय एक समिति बनाई गई थी, जिसका नाम क्या था? विषय विशेषज्ञ समिति, जिसे हम SEC के नाम से जानते हैं, ने मई 2021 में 2 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में चरण नंबर 2, 3 नैदानिक परीक्षण के लिए इनमें से कौन से टीके की सिफारिश की? समिति था, उसने कहा, SEC ने कहा कि 2 साल से 18 साल के बच्चों को भी क्या लगेगा? टीका लगेगा। तो हर वर्ग, आयु वर्ग के लिए अलग अलग चरण चलाया गया था, और अलग अलग प्रकार के टीके लगाए गए थे। तो 2 से 18 साल के मध्य के आयु के बच्चों को जो चरण नंबर 2 और 3 था, इन्हें कोवैक्सीन लगाया गया टीका। और आपको पता होगा, आपने भी लगवाए होंगे, नहीं लगवाए तो बताइएगा, और लगवाएं तो बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, शानदार प्रश्न आया है, साइंस का प्रश्न आ गया फिर से। अब आपको साइंस में डीपली पढ़ना जी, तो आप समझ ही पा रहे होंगे ग्रुप डी के लिए, और NTPC में भी आएगा साइंस, और आपका RPF कांस्टेबल में भी आएगा। लेकिन ग्रुप डी में 25 नंबर का आएगा जी। बार बार आपको बताना पड़ेगा, तभी तो आप पढ़ोगे ना। और हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं आपकी तैयारी बेहतर कर सकें। जाके देखिए प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा विद्यार्थियों, हम आपके साथ हैं। और GD की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप विजिट कर सकते हैं। प्रतिरोध R को किस प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है, यह निरूपित किया जाता है? तो आप समझ पा रहे होंगे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा यहाँ। देखिएगा, ऑप्शन पहला आपको बैटरी, ठीक है। ऑप्शन पहला बैटरी का संकेत है, और यही आपका ऑप्शन नंबर प्रतिरोध का है, रुकावट का, ठीक है। बैटरी का, प्रतिरोध का। अब इसको आप बताइए किसका है जी? और ये आपका क्या है? विद्युत बल्ब का है, विद्युत बल्ब का, बल्ब, ठीक है। जिसे फिलामेंट भी कह सकते हैं, फिलामेंट का फिलहाल जी
तो विद्युत बल्ब को दर्शा रहा कौन आपका? ऑप्शन चौथा, विद्युत बल्ब को चौथा, दूसरा प्रतिरोध को, पहला बैटरी को। तो थर्ड नंबर क्या है, किसको दर्शा रहा है, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो होमवर्क बताइएगा, मुझे उम्मीद है। अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप एक बार विद्यार्थी बगल में पेन कॉपी रखिए, बैठना भूलें। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ाएं, आपको बगल पेन कॉपी रख के बैठना है और पढ़ते रहिएगा। देखिएगा, संविधान का प्रश्न आया है, भारत के संविधान के खालिस्तान के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 124, तो आर्टिकल नंबर 124 के खंड 2 में कहा गया है कि भारत के जो भी राष्ट्रपति रहेगा प्रधान, वही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। समझे? तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आर्टिकल नंबर 124 के खंड खा में कहा गया है कि वर्तमान जो भी राष्ट्रपति हो वही नियुक्ति करेगा। तो अधिकांश बड़े बड़े जितने भी पद हैं विद्यार्थी भारत में, ठीक है, प्रशासनिक पदों की बात करें, उन सब की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करता है। ध्यान रखें इस बात को, प्रश्न पूछ लेगा तो आपको बताना पड़ेगा। जी, अपने आप प्रश्न बनता है कि मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियंत्रक महालेखक नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति करता है। महाधिवक्ता नियुक्ति को राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयुक्त की राष्ट्रपति करता है। जनगणना आयुक्त की राष्ट्रपति करता है। जितने भी बड़े बड़े पद हैं आपको बोल दिए हमने, जितना बताया हूँ, और अन्य पदों को मिला के सब नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही होता है। मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, उसके सिफारिश पर होता है। और अंतिम मुहर कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगा। समझे? तो इसकी जानकारी आर्टिकल नंबर 124 कहता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न पूछा, आप देख के ही चौंक जाओगे। चौंकोगे नहीं, मतलब आपको पता होगा इसलिए बोल रहे हैं हम। वैसे आपको पता है कि इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछेगा और पूछता ही रहेगा। निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया मेरे विद्यार्थियों? तो बहुत शानदार प्रश्न है और हम आपको बता दें आंसर नीरज चोपड़ा आएगा। और वो टिक लगा तो आप बोलोगे सर वहीं आएगा, लेकिन इसकी जानकारी ऐड बताना हमारा काम है ना, और आपका काम पढ़ना लिखना है। अब हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम 2021 में पड़ा है। और हम बात करें नीरज चोपड़ा को क्यों दिया गया था, तो याद रखें विद्यार्थियों 2020 में टोक्यो ओलंपिक, जानते हो, ठीक है, टोक्यो कहाँ पड़ता है? जापान पड़ता है। तो याद रखें, अच्छी सुन लीजिएगा, बगल में पेन रख के बैठिएगा। कहने का मतलब ये है कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक जो जापान में पड़ता होना था, लेकिन कोरोना काल का नहीं हुआ, जो 2021 में हुआ था। इसी पर नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक, याद रखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न बता रहे हैं, भाला फेंक पर स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। और एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के दूसरे नंबर के खिलाड़ी बन चुके हैं। पहले कौन? तो याद रखें अभिनव बिंद्रा। ये भी प्रश्न बन चुका है, एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन? अभिनव बिंद्रा। और इन्होंने एयर राइफल, ठीक है, एयर राइफल में जीता था, ध्यान रख इस बात को, 10 मीटर, ठीक है। और 2008 में जीते थे, याद रखें। और ओलंपिक रहेगा बीजिंग, ठीक है, बीजिंग ओलंपिक। मुझे इतना आधा लग रहा है, बाकी आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, गलत बताया हूँ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, और नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीती 2021 में, 20 में होना था, 21 में हुआ था कोरोना काल के चक्कर में। इस कारण से इन्हें भारत रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और रही बात, याद रखें, इसका प्राचीन नाम क्या है? याद रखें, तो पूछेगा तो बोलेंगे राजीव गांधी। क्या विद्यार्थियों? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इसमें 25 लाख रुपए नगद दिया जाता, ध्यान रखेंगे। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका पुराना नाम है, जो 1991 से 1992 में स्थापित हुआ था। और 1921 में इसका नाम चेंज होकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। यह जानकारी हमने ऐड बताया ना। चलिए, और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपके एक पावर साइंस का प्रश्न आ गया, बहुत शानदार प्रश्न है, चिंता करने की ना बात हो, बिल्कुल ना चिंता करें, हम आपके साथ हैं, मेहनत करना आपका लक्ष्य होनी चाहिए। इस बार हमें 2024 तो निकल चुका, 25-26 में हमें माँ बाप का सपना पूरा करना है। इस बार रेलवे पार करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए, एक तैयारी के साथ 3 तैयारी चल रही, ये बात ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मानव शरीर में अकृत
गुलाबी आकृति के रूप में प्रदर्शित है, आप देख पा रहे होंगे। कुछ स्थान दर्शाते, मतलब सीधी बात कह रहे हैं, दिया गया उस व्यक्ति का मुख आपकी अर्थात पाठक की ओर है, मतलब उस व्यक्ति का जो चेहरा है अपनी ओर है, वह अच्छे से आपको बता दिया है उस जो व्यक्ति है उसका चेहरा हमारी तरफ है। तो आपको बताना, अकृत जानते हैं आप लोग, है कि नहीं? अकृत आपके मानव शरीर में आप अपने हिसाब से नहीं बताएंगे, समझे? आप अपने हिसाब से नहीं बताएंगे। जो व्यक्ति आप हो, आप पढ़ रहे हो, प्रश्न देख रहे हो, जो व्यक्ति सामने आप जस्ट सामने खड़ा है उसके अनुसार आपको बताना है कि अकृत कहाँ है। तो आपको बता दें विद्यार्थियों, अकृत ऑप्शन पहला में नहीं रहेगा, ऑप्शन दूसरा में नहीं रहेगा, ऑप्शन तीसरा में रहेगा। मतलब आपका जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, इसका यहाँ रहेगा, जो आप देख पा रहे हो ऑप्शन तीसरा में, समझे? देख लीजिए अच्छे से जरा, याद रखिए अगली बार पूछताछ बननी चाहिए, ठीक है। सीधी बात नो बकवास के हैं उस व्यक्ति के राइट में रहेगा और आपके लेफ्ट में। देखिए ना, अगर आप इस व्यक्ति का जो मुख आपके तरफ पाठक की ओर बोल दिया ना, तो इस व्यक्ति का जो राइट है और जो लेफ्ट है, जी आपका राइट जो लेफ्ट है, तो आपके लेफ्ट में है लेकिन उसके राइट में है। तो रियली में आप देख पा रहे होंगे अकृत होता है किसी भी मनुष्य के शरीर के राइट में होता है। तो जी राइट में आपका कहाँ जी मिल रहा है, ऑप्शन में आपका तीसरा राइट हो जाएगा। चलिए इस प्रकार, सॉरी क्षमा चाहते हैं, तीसरा आकृति में आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा में ही। लेकिन चलिए, तो इस प्रकार से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। 10-10 प्रश्नों का पार्ट लेकर आते रहेंगे और ध्यान रखना पूरे टॉप प्रश्न चल रहे हैं, टॉप पढ़ेगा टॉप में ही जाओगे। हर पार्ट 10 प्रश्नों का बनेगा, चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, जीके का। मैथ्स भी देखिएगा, अभी मैथ्स कवर नहीं हुआ, रीजनिंग हो चुका है और आपका जीके भी अभी देख पा रहे हो चुका है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं, और आरआरबी की तैयारी हम 1 तीर से 3 शिकार करने वाले, जी पहले बता चुका हूँ। विश्वास है तो पढ़िएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, बेहतर भविष्य चाहता है, निश्चित रूप से हम आपको प्रोवाइड कराकर पढ़ा के आपको एक पोस्ट दिलाने का काम करने का प्रयास तो करेंगे। और आप पढ़ते रहो ना तो बहुत सीख जाओगे सर आप कुछ सही जानकारी बताओ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद आपका। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, हौसला बढ़ाते रहें। हम मेहनत करके आप पढ़ा